प्रमीला ने पालने में सोई अपनी नवजात बच्ची को मुस्कुराते देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। प्रमीला उसमें अपना और निशांत का अक्स ढूंढने की कोशिश करने लगी। निशांत को एक बेटी की चाह थी, जबकि वह बेटा चाहती थी, क्योंकि वह निशांत के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। प्रमीला एक छोटे शहर में पढ़ी बड़ी थी। इकलौती संतान होने के कारण माता पिता की दुलारी थी। निशांत की बुआ उनके पड़ोस में रहती थी। वे ही निशांत का रिश्ता उसके लिए लाई थी। निशांत मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके माता पिता कार दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद बुआ ने ही उनकी परवरिश की थी। प्रमीला के माता पिता को निशांत पसंद थे, इसलिए चट मंगनी और प्याट ब्याह कर दिया। शादी के एक हफ्ते बाद प्रमीला निशांत के साथ मुंबई आ गई। निशांत एक अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर 3 कमरों के फ्लैट में रहते थे। शादी के बाद दोनों ने फ्लैट को बड़े जतन से सजाया। निशांत अपने नाम के अनुसार स्वभाव से बहुत ही शांत थे। उनमें बिल्कुल बनावटीपन नहीं था। कुछ ही समय बाद प्रमीला ने निशांत को 2 से 3 होने की खुशखबरी सुना दी। दोनों बहुत खुश थे। अब निशांत तो उसका बहुत ध्यान रखने लगे थे। उसी दौरान निशांत के प्रमोशन ने उनकी खुशी को दोगुना कर दिया, परंतु काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब वे ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। प्रमीला दिन भर अकेले काम करते थक जाती थी, इसलिए दोनों ने एक बाई रखने का फैसला किया। महानगर मुंबई में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अंतर्मुखी होने के कारण प्रमीला भी ज़्यादातर घर में ही रहती थी, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बाई ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही दिन बाद उसने एक बाई को भेजा। लगभग 25 साल की दुबली पतली रीमा बाई को उन्होंने मामूली पूछताछ के बाद काम पर रख लिया। रीमा बाई ने बताया कि वह पास की बिल्डिंग में और 3 घरों में काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं। पति स्कूल में चपरासी है। इससे अधिक जानने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। रीमा बाई सुबह 8 बजे काम पर आ जाती और करीब 10 बजे तक काम निपटा कर चली जाती। जब वह काम करने आती तब निशांत को ऑफिस जाने का समय होता था, इसलिए प्रमीला ज़्यादातर निशांत के लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार करने में व्यस्त होती थी। धीरे धीरे रीमा बाई घर की सदस्य जैसी बन गई। वह प्रमीला के छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से दूध लाने में मदद करने लगी। अब अक्सर प्रमीला का मॉर्निंग सिकनेस की वजह से ही मचलाने लगा। उसे खाना बनाना मुश्किल होने लगा। यह देखकर एक दिन रीमा बाई ने उसके आगे एक प्रस्ताव रखा। बोली, मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, शादी नहीं हो पाई है, इसलिए हमारे साथ ही रहती है। अगर आप कहते जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप उसे खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए रख लें। आपको जो ठीक लगे उसे दे देना। सुबह मैं साथ ले आया करूँगी और शाम को साथ ले जाया करूँगी। प्रमीला और निशांत को उनकी बात जच गई, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। अगले ही दिन रीमा बाई अपने साथ 22-23 वर्ष की लड़की को ले आई। उसने उसका नाम सिमरन बताया। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी। प्रमीला को उसे गूंगे होने का बहुत तरस आया। सिमरन उनके घर का खाना बनाने का काम करने लगी। वह सभी काम बहुत अच्छे तरीके से वह समय से पहले कर देती। प्रमीला को समय से फल काट कर खिलाती, समय पर खाना खिलाती। पति पत्नी दोनों सिमरन के काम से बेहद खुश थे। कभी कभी निशांत को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता, तब प्रमीला सिमरन को रात को घर पर रोक लेती। सिमरन निशांत का कुछ विशेष ही ध्यान रखती, परंतु प्रमीला को इससे कोई बुराई नज़र नहीं आई, इसलिए उसने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर उन दिनों अक्सर तबीयत खराब रहने के कारण वह परेशान भी रहती। हालांकि प्रमीला को सिमरन का निशांत के बूट पॉलिश करना और बाथरूम में कपड़े रखना शुरू से अखरता था, परंतु दूसरे ही क्षण वह इसे नारी सुलभ जलन समझकर भूल जाती। कभी कभी तो अपने इस विचार पर खुद पर शर्म महसूस होती कि एक गूंगी लड़की पर शक कर रही है।
इस बीच प्रमिला का चौथा महीना शुरू हो गया था। उस दिन निशांत ऑफिस की फाइलें घर ले आए और आते ही ड्राइंग रूम में टेबल पर सभी फाइलें फैलाकर काम करने बैठ गए। प्रमिला की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सिमरन को रात को घर पर रोक लिया था। खाना खाकर वह बेडरूम में आराम करने लगी और निशांत अपना काम निपटाने में व्यस्त हो गए। करीब रात के 1 बजे कुछ आवाज़ों से उसकी नींद टूट गई। निशांत अब बिस्तर पर नहीं थे। उनके तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह ड्राइंग रूम की ओर तेज कदमों से भागी। वहाँ का दृश्य देख अवाक रह गई। सिमरन एक ओर खड़ी रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और कई जगह से फटे थे। प्रमिला को देख निशांत हकबका कर सफाई देने लगा। प्रमिला, मैंने कुछ नहीं किया। यह अचानक आकर मुझसे लिपट गई। जब मैंने इसे पीछे धकेला तो इसने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। सिमरन लगातार रोए जा रही थी। वह प्रमिला के गले में लिपट गई। उसकी हालत देख प्रमिला का चेहरा तमतमा उठा। उसके अंदर की औरत जैसे जाग उठी। बोली, मुझे आपसे कतई यह उम्मीद नहीं थी कि इतना गिर जाएंगे। प्रमिला, यह झूठी है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। निशांत लगातार अपनी सफाई दे रहे थे। सच्चाई सामने है और फिर आप भी छी, कहते हुए सिमरन को अपने बेडरूम में ले आई। प्रमिला ने उसे पानी पिलाया और फिर किसी तरह चुप करवाया। सिमरन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्रमिला ने सिमरन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रमिला मन ही मन खुद को उसका कसूरवार मान रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर उस पर विश्वास कर सिमरन को रात रोकी थी। फिर उसने उसे अपने साथ ही सुला लिया। अगले दिन रीमाबाई के आते ही सिमरन ने रो रो कर और इशारों से उसे सब कुछ बता दिया। वह बार बार निशांत की ओर इशारा करके रो रही थी। उसकी हालत देखकर रीमाबाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने उनके सामने से पुलिस को फ़ोन कर दिया। प्रमिला और निशांत ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। क्या मैडम जी, तुम भी अपने आदमी को बचाना चाहती हो? सिमरन की जगह तुम्हारी बहन होती तो अब क्या करती? रीमाबाई गुस्से से बोली। 10 मिनट में पुलिस की वर्दी में एक आदमी उनके सामने खड़ा था। निशांत उसे और रीमाबाई को अपनी सफाई देते रहे, पर दोनों ने उनकी एक न सुनी। प्रमिला दोनों हाथों से सिर पकड़े वहीं सोफे पर चुपचाप बैठी रही। पुलिस वाले ने निशांत को थाने चलने को कहा। निशांत बहुत घबरा गए। वे मिन्नत करने लगे। आखिर उस पुलिस वाले ने 50,000 पर रीमाबाई और निशांत में समझौता करवा दिया। अचानक बच्ची के रोने की आवाज़ से प्रमिला की तंद्रा भंग हो गई। वह भूतकाल से वर्तमान लौट आई। वह उठकर बैठने का प्रयास करने लगी। तभी बाहर से निशांत उसके माता पिता के साथ कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। अपने माता पिता को देखकर प्रमिला के पीले पड़े चेहरे पर खुशी लौट आई। अरे, हमारी गुड़िया अपने नाना नानी के पास रहने के लिए रो रही है। प्रमिला की मां ने निशांत से बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा। प्रमिला, कैसी हो? बाबूजी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। बिल्कुल सही हो, प्रमिला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तुमने जूस नहीं लिया? यह लो, पी लो जूस। निशांत ने जूस का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। प्रमिला धीरे धीरे जूस पीने लगी। निशांत के माथे पर बालों की एक लट झूलती बड़ी अच्छी लग रही थी। पिछले 2 दिनों से वे अकेले भाग दौड़ कर रहे थे। नर्स बता रही थी, एक ही क्षण के लिए भी उन्होंने कभी पलक नहीं झपकी। माँ की गोद में गुड़िया सो गई थी। उसे पालने में लिटाकर माँ ने उसके हाथ से जूस का खाली गिलास ले लिया। नींद आ रही है, तू भी सो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। फिर उसके बाबूजी से बोली, आप भी नहा लीजिए। निशांत बेटा, तुम किचन में सामान निकालने में मेरी मदद करो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर सब साथ मिलकर बैठेंगे। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई।
प्रमिला जी को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पिछले 5 महीने से उसने बड़े ही कष्ट से काटे हैं। सिमरन वाले हादसे के बाद वह निशांत के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं चाहती थी, परंतु आने वाले बच्चे के भविष्य और माँ बाबू के ख्याल से उसने चुप्पी साध ली। आज भी वह यह सोचकर कांप जाती है कि अगर उसने अलग होने का फैसला कर लिया होता और अपने मायके लौट जाती तब कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वह तो गनीमत थी कि डॉक्टर की सलाह मानकर उसने रोज़ पार्क जाना शुरू कर दिया था। वहीं उसकी मुलाकात तन्नू से हुई। तन्नू उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसने बताया कि उसने घर के काम के लिए एक लड़की रख ली है जो गूंगी है। तो प्रमिला का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या नाम है उसका? कांपते होठों से प्रमिला ने पूछा। सिमरन, बेचारी बोल नहीं सकती, मेरी बाई की बहन है, तन्नू ने जवाब दिया। प्रमिला का दिल अनजाने डर से कांप उठा। उसे लगा कि अगर तन्नू को पता चल गया तो क्या सोचेगी उसके पति के चरित्र को लेकर। प्रमिला ने तन्नू से मेलजोल कम किया। तन्नू का फ़ोन भी वह नहीं उठाती। लगभग 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन केमिस्ट की दुकान पर तन्नू से टकरा गई। उसका रंग पीला हो गया था। वह कुछ बुझी बुझी सी थी। उसके पहले की तरह उससे बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। औपचारिकता के नाते उसने उससे बातचीत की। उसके होठों से हंसी जैसे गुम सी हो गई थी। 2 ही दिन बाद तन्नू उसके फिर से पार्क में मिल गई। वह बहुत उदास और बीमार सी लगी। प्रमिला इसका कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। थोड़ी सी नानुपुर के बाद तन्नू टूट गई। उसने रोते रोते अपना दुख बांटा, जिसे सुनकर प्रमिला सकते में आ गई। तन्नू ने उसे जो कुछ बताया वह हूबहू उसी कहानी से मिलता था। तन्नू के मोबाइल में सिमरन का फोटो था, इसलिए उसके प्रति उसका संदेह गहरा हो गया। उसने अपनी बीती तन्नू को सुनाई। तब दोनों ने तय किया कि वे सिमरन के बारे में पता लगाएगी और फिर एक दिन दोनों सिमरन और रीमा बाई के बारे में पूछते पूछते उनके घर जा पहुंची। बाहर गली में ही उन्होंने भीड़ लगी देखी। पानी भरने के लिए औरतें आपस में लड़ रही थी। तुम दोनों बहनें अपने में समझती क्या हो? तुम दोनों बहनें अपने आप को समझती क्या हो? पानी की बाल्टी पकड़े एक औरत बोली। खबरदार, जो कोई आगे आया काट कर फेंक दूंगी सबको। दूसरी आवाज आई। तन्नू और प्रमिला वहीं रुककर उनकी लड़ाई देखने लगी। दोनों यह देखकर हैरान रह गई कि सिमरन फर्राटे से बोल रही थी। सबसे पहले हम दोनों पानी भरेंगे। तुम सब चुड़ैलें सुबह सुबह हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही? सिमरन चिल्ला रही थी। तन्नू प्रमिला का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए गली से बाहर ले आई। यह सिमरन गूंगी नहीं है, देखा कैसे फर्राटे से बोल रही है? प्रमिला ने कहा। हाँ प्रमिला, इसका मतलब इन दोनों ने जो हमारे साथ किया वह सोची समझी साजिश के तहत किया। तन्नू ने गुस्से से कहा। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। प्रमिला बोली। चलो हम इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं, तन्नू ने प्रमिला का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। घर आकर उन्होंने अपने पतियों को सारा माजरा समझाया। फिर सब ने मिलकर फैसला लिया कि वे पुलिस के साथ मिलकर उनके सहयोग से इन्हें पकड़वाएंगे। फिर चारों थाने में गए और अपने साथ हुई ठगी की आप बीती सुनाई। पुलिस ने सबसे पहले मालूम किया कि वे दोनों फिलहाल कहाँ काम करती हैं। उन्हें पता चला कि वे अभी किसी नवदंपति के घर पर ही काम कर रही हैं। तब पुलिस ने उस नवदंपति के साथ मिलकर उनका भांडा फोड़ने की योजना बनाई। संयोग से उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। कुछ ही दिनों में रीमा बाई और सिमरन ने वहाँ भी ऐसा ही खेल खेला, परंतु कैमरे में उनकी सारी हरकत कैद हो गई। और जो आदमी पुलिस की वर्दी में आया वह रीमा बाई का शराबी पति था, जो पहले दंपति को डराता धमकाता था और फिर पैसे लेकर समझौता करवाता था। उन तीनों को ठगी करने के जुर्म में जेल हो गई।
प्रमिला की माँ उनके लिए नाश्ता ले आई। उन्होंने प्रमिला के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो प्रमिला मुस्कुरा दी।